गाइस, आई एम शिश चौहान। मैं शिश चौहान हूँ और इंग्लिश लिटरेचर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ। दीज आर मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हु आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, दोज हु आर doing B.A. Honours. This is specially for the students who are aspiring to clear their UGCNet exam also. So let's begin. The direction for some questions is write the name of the poet who wrote or the character who uttered the lines given below. The line is, love, let's be true to one another, for the world which seems hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help for pain. You are to tell the name of the poet only. The options are, number one option is Alfred Lord Tennyson, Christina Rossetti or Matthew Arnold, and fourth option is Robert Browning. चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये जो लाइंस ऊपर हैं किसी पोएम की एक्सट्रैक्ट है, कोई स्टेंजा है। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है, या क्रिस्टीना रोसेटी का है, या मैथ्यू आर्नल्ड का है, या रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। आपको ये बताना है। लेट मी टेल यू, दीज आर फ्रॉम डोवर बीच। ये फेमस पोएम है मैथ्यू आर्नल्ड की, डोवर बीच। उसका ये आखिरी स्टेंजा है। दिस इज द लास्ट stanza of that poem. All right, let me show you. Love, let's be true to one another, for the world nor certitude, nor peace, nor help or pain. And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. तो ये मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन पोइट हुए। डोवर बीच के बारे में कुछ बता दूं। डोवर बीच इन्होंने एक ऐसी पोइम लिखी जिसमें ईश्वर में और रिलीजन में लोगों ने अपना फेथ, जो विश्वास है, वो खो दिया है साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से। और जितने भी विक्टोरियन पोइट्स हुए हैं उनमें सिर्फ एक ही है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसमें यू विल फाइंड रोबस्ट ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिस्टिक पोइट उन्हें कहा जा सकता है, बट द रेस्ट ऑफ द पोइट्स आर मोस्टली पेसिमिस्टिक। सेकेंड क्वेश्चन इज, ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। बहुत ही फेमस लाइन्स चलती हैं लिटरेचर में। दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। ऑप्शन है जॉन डन की लाइन है ये, या स्पेंसर की हैं, रॉबर्ट बर्न्स की हैं, और पेट्रार्कन की है। पेट्रार्क इटालियन पोइट हुए हैं। फ्रांसेस्को पेट्रार्का भी कहा जाता है इन्हें। और जॉन डन ये मेटाफिजिकल पोइट हुए हैं। 17th सेंचुरी में इनका जिक्र आता है। इनकी पोइट्री खूब पढ़ी जाती है। आजकल इन्हें रिकग्निशन तो मॉडर्न पीरियड में मिली। जॉन ड्राइडन क्रिटिसाइज्ड दिस पोइट, तो उन दिनों में तो इनकी आलोचना की जाती थी, बिकॉज दे डिफर्ड इन द स्टाइल दे यूज्ड इन देयर पोइट्री, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द स्टाइल प्रैक्टिस्ड बाय द न्यू क्लासिकल पोइट्स। जो न्यू क्लासिकल पोइट्स थे 17th सेंचुरी में, जॉन ड्राइडन हो गए, अलेक्जेंडर पोप हैं, और भी हैं। हीरोइक कपलेट चलता था उन दिनों में, तो उनसे अलग लिखते थे जॉन डन। इन्होंने इन्वेंटेड द स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। स्पेंसर ये पहले ही हुए, ये एलिजाबेथन पीरियड में हुए, और ये पेट्रार्क ये पहले हुए बहुत। ये लाइन रॉबर्ट बर्न्स की पोएम में काफ़ी मशहूर हो जाती हैं। और माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज, दिस लिटिल पोएम इज़ वन ऑफ स्कॉटलैंड्स मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स, रॉबर्ट बर्न्स। दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, दस अनलिमेंटेड लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन, टेल वेयर आई लाई। ये बड़ी सैड लाइन्स हैं। आपको पोइट बताना है कि ये थॉमस ग्रे की लाइन्स हैं, या अलेक्जेंडर पोप की हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं, जॉन मिल्टन की हैं। आपको सोचना है कि इतनी सैड लाइन्स कौन पोइट लिख सकते हैं। अकेलेपन के बारे में है कि वो द पोइट वांट्स टू डाई अननोन अनलिमिटेड, ही विशेस दैट नो वन शुड वीप ओवर हिज डेथ एंड नो वन should come to know that he has died.
तो he wants to leave this world unannounced, unknown. So William Wordsworth never wrote such lines. One thing is clear, he wrote nature poetry, and John Milton didn't do so. Now it's the turn of Thomas Gray and Alexander Pope. थॉमस ग्रे ने एलिजीज लिखी हैं, और एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड इज वेरी फेमस, एंड अलेक्जेंडर पोप टॉक्ड अबाउट सॉलिट्यूड, राइट। तो ये लाइंस हैं अलेक्जेंडर पोप की, और पोएम के बारे में आपको दिखा देते हैं। ऑड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप। लास्ट लाइन्स है, दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, दस अनलेमेंटेड let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie. He wanted to die unknown death, right? Next question is, better to reign in hell than to serve in heaven. किसने कहे ये lines? Better to reign in hell. Reign means to rule, शासन करना, rule. To rule in hell. hell क्या होता है? नरक। नरक में शासन करना अच्छा है, बेहतर है कि हेवन में आप स्वर्ग में जाके हाथ जोड़ के खड़े रहो, गुलाम बन के खड़े रहो, उससे अच्छा है यू शुड रूल इन हेल। तो किसने ये कहा है? आपको मैं बता देता हूँ कि सैटर्न और बेल्ज़ेबब ये आते हैं पैराडाइज लोस्ट में। दोनों का जिक्र सैटर्न का भी है, बेल्ज़ेबब का भी है। और डॉक्टर फॉस्टस और मेफिस्टोफेलिस दे कम इन डॉक्टर फॉस्टस, a famous play written by Christopher Marlowe, who was master in blank verse. जो डॉक्टर फॉस्टस प्ले है उसमें द protagonist is Dr. Faustus, the hero of the play is Dr. Faustus. Mephistopheles is the messenger of Saturn. Saturn जो शैतान है उसका मैसेंजर है मेफिस्टोफेलिस, उसके लिए वो अपनी आत्मा को गिरवी रख देते हैं फॉर 24 years ऑफ वोलप्चुअसनेस। 24 साल जो जीवन उसका होगा वो मेफिस्टोफेलिस उसकी विशेष को पूरा करेगा, जो भी वो चाहेगा वो देगा। तो ये दो करेक्टर्स इसमें डॉक्टर फॉस्टस के हैं और दो पैराडाइज लॉस्ट के। अब आपको फैसला करना है, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, ये किसने कहे थे? एक्चुअल में दीज वर्ड्स वर अटर्ड बाय सैटर्न, fallen down from his high position of Lucifer, and he was punished in hell, and he was lying in the liquid fire of hell. Saturn तब इसने कहा था कि it's better to reign in rule in hell. Saturn uttered the above lines in Milton's Paradise Lost. Mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. अब ये लाइन किसने कही है, किस प्ले में मिलती है, ये भी आपको जानना जरूरी है, और किस करेक्टर के द्वारा ये लाइनें कही गई हैं। बेल्ज़ेबब और सैटर्न दोनों करेक्टर पैराडाइज लोस्ट के हैं। मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फॉस्टस ये डॉक्टर फॉस्टस के करेक्टर हैं। तो आपको बताना है कि किस करेक्टर ने ये शब्द कहे। बेल्ज़ेबब ने कहे थे, मेफिस्टोफेलिस ने कहे थे, सैटर्न ने कहे थे, डॉक्टर फॉस्टस ने ये शब्द कहे थे, राइट। बता देता हूँ आपको कि जब डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से पूछते हैं कि व्हाट इज हेल एंड व्हाट इज हेवन, वो जानना चाह रहे थे, ही वाज क्यूरियस टू नो अबाउट हेल एंड हेवन। और हेल और हेवन के बारे में जैसे आम आदमी क्यूरियस होता है कि स्वर्ग ऊपर है, हेल नरक नीचे कहाँ है, कोई प्लेस है क्या, तो वो जिज्ञासा उसकी पूरी करना चाह रहा था। मेफिस्टोफेलिस ने उसे कहा, देयर इज नो प्लेस लाइक हेल और हेवन, नाइदर ऑन दिस अर्थ नॉर इन दिस यूनिवर्स। ना तो इस अर्थ पे, धरती पे, ना इस ब्रह्मांड में हेल और हेवन जैसी कोई जगह है। माइंड इज इट्स ओन प्लेस, हेल एंड हेवन आर इन वंस माइंड। ये हमारे माइंड की स्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं। यू कैन मेक हेल आउट ऑफ हेवन एंड हेवन आउट ऑफ हेल। ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपने दिमाग में नरक पैदा कर सकता है, और अगर वर्स्ट कंडीशंस हैं उनका फायदा उठा के वो हेवन क्रिएट कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू क्रिएट हेवन आउट ऑफ वर्स्ट, दैट इज हेल। तो ये मेफिस्टोफेलिस ने डॉक्टर फॉस्टस को बताया था, माइंड इज इट्स ओन प्लेस, राइट। आगे बढ़ते हैं।
एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, दिस इज वेरी फेमस फ्रेज, आप सबने ये सुनी होगी, बहुत फेमस फ्रेज है कि काले घने बादलों में भी एक चांदी जैसी चमक होती है, बिजली की चमक होती है। मीन्स होप इज नेवर लॉस्ट इवन इन दी डार्केस्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। होप कभी भी मरती नहीं है, भले ही स्थिति कितनी भी खराब हो। तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लाइन है। तो क्रिएटर कौन है इसका? रॉबर्ट ब्राउनिंग है, थॉमस हार्डी हैं, जेन ऑस्टिन है या जॉन मिल्टन है, आपको बताना है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ये विक्टोरियन पोइट हुए हैं, ऑप्टिमिस्टिक पोइट हैं। तो अच्छा लगता है कि इन्होंने कही होगी ये बात, क्योंकि ही वाज द ओनली ऑप्टिमिस्टिक पोइट इन द होल विक्टोरियन इरा, यू कैन से। थॉमस हार्डी पेसिमिस्टिक नावलिस्ट हैं, नावल लिखा जिन्होंने कहा है कि जॉय इज द ओकेजनल इंटरल्यूड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। बहुत ही पेसिमिस्टिक लाइन लिखी है। जॉय तो कभी कभार आता है इंसान के जीवन में, ओकेजनल इंटरल्यूड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। जेन ऑस्टिन नावलिस्ट हैं, इन्होंने ऐसी बात नहीं की। जॉन मिल्टन पे शक जाता है हमारा, तो जॉन मिल्टन ने ही ये कही थी कि हालांकि ये लाइन लोग मानते हैं कि किसी और ने कही होंगी। तो कॉमस एक मास्क, जो मैस्करेड जैसे होते हैं, मुखौटे लगा के कोई नाटक, छोटा मोटा नाटक किया करते थे उन दिनों में, 16th सेंचुरी में चलते थे। तो तब ये जॉन मिल्टन ने ये लाइन लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ द इडियम एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। मिल्टन रोट दिस लाइन मे बी इन 1634 व्हेन ही रोट कॉमस, जब उन्होंने कॉमस मास्क लिखा था। इन ग्रीक माइथोलॉजी कोमस इज द गॉड ऑफ फेस्टिविटी। कोमस के बारे में बताते हैं, इज द गॉड ऑफ फेस्टिविटी, रेवल्स जो आनंद होते हैं, एंजॉयमेंट एट डांस पार्टी एंड नॉक्चर्नल डेलियंसेस, ये सेंजुअलिटी से, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड चीज़ है। कोमस इज ए मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी, written by John Milton. It was first presented on Michaelmas 1634 before John Egerton, first Earl of Bridgewater. Right, ये जानकारी मैंने आपके लिए जुटाई थी। मास्करेड या मैस्क क्या होता है? शॉर्ट एलिगोरिकल ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट ऑफ दी 16th and 17th सेंचुरी। मास्क पहन के ये छोटे मोटे ड्रामाज होते थे, एलिगोरिकल होते हैं, एलिगोरिकल जिनमें मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, एंटरटेनमेंट के अलावा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो डाइडेक्टिक टाइप की होती हैं चीज़ें। फेमस लाइन आपने सुनी होगी, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। ये काम करे या ना करे, दुविधा इन फ्रंट ऑफ द मॉडर्न मैन आल्सो। एंड व्हेन दिस लाइन वाज रिटन, द राइटर, द क्रिएटर ऑफ दिस लाइन didn't have any clue about modern psychology। जो आजकल साइकोलॉजी है उसके बारे में शायद उस वक्त लेखक को, जिन्होंने लिखा है, नहीं पता था। और करेक्टर के बारे में बताना कि किसने ये लाइन कहाँ पे, किस करेक्टर ने बोली है। एल्फ्रेड प्रूफ्रोक ने बोली है, या हैमलेट ने बोली है, मैकबेथ या किंग लियर ने। राइट, एल्फ्रेड प्रूफ्रोक इज ए पोएम, लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रोक, मॉडर्न पोएम है, रिटन बाय T.S. एलियट। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का प्ले है, फेमस प्ले है, जिसमें द प्रिंस ऑफ डेनमार्क जिसे कहते हैं हैमलेट। और मैकबेथ करेक्टर खुद हैं, मैकबेथ प्ले का नाम भी है, करेक्टर भी है, और हैमलेट भी प्ले का नाम है, एंड द हीरो ऑफ द प्ले इज आल्सो हैमलेट। एंड इन द सेम वे किंग लियर इज द नेम ऑफ द प्ले, tragedy, famous tragedy written by Shakespeare, and it's the name of the king Lear। ओके, आपको बताना है कि ये टू बी और नॉट टू बी, ये मैकबेथ की नहीं है, ये हैमलेट की है। बिकॉज हैमलेट वाज ऑलवेज टॉर्न बिटवीन टू extreme points, to do something or not to do something. Actually, he wanted to kill his uncle for the crime of illegitimate relationship with his mother, and he wanted to kill him. But due to procrastination, lingering on the matter, he could not do so. And this line is the opening line of a very very famous soliloquy of Hamlet। तो soliloquy एक टेक्निकल टर्म है, पोएटिक डिवाइस है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होती है, साइकोलॉजी को
बेयर कर देता है आदमी, लाइक ब्राउनिंग जैसे कहते हैं, ब्राउनिंग writes about dramatic monologues, but in his dramatic monologue he lays bare the soul of the character. इंसान जो करेक्टर है उसकी आत्मा को खोल के रख देता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, उसकी गुड पॉइंट्स क्या है. ही लेज बेयर द सोल ऑफ द करेक्टर्स. तो साइकोलॉजिकल ये राइटिंग्स हैं, साइकोलॉजिकल वर्ड्स हैं एक किस्म से, बट शेक्सपियर नेवर न्यू अबाउट दिस टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह वगैरह. तो ये लाइन आप जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोलिलोकीज ऑफ हैमलेट. आगे बढ़ते हैं. द इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल. ये किसने लिखी हैं? लॉर्ड टेनिसन ने, मैथ्यू आर्नल्ड ने, जॉन डन ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने. किसने लिखी हैं? इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल. लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड. लॉर्ड टेनिसन आप जानते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द विक्टोरियन पोइट्स. Matthew Arnold was also his contemporary. John Donne was not his contemporary. John Donne belonged to 17th century. Robert Browning is contemporary of Lord Tennyson. Three poets belong to Victorian era, and only John Donne belongs to 17th century era. You can say when new classical poetry was very dominant. John Donne ने तो अपना स्टाइल डेवलप किया था, मेटाफिजिकल पोइट्री लिखनी शुरू की थी. मेटाफिजिकल नाम भी बाद में मिला. डॉक्टर जॉनसन ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा था, और जॉन ड्राइडन ने जॉन डन के बारे में आलोचना में लिखा था इसके बारे में, जॉन डन के बारे में. मॉडर्न पोइट्स रिकग्नाइज्ड हिज वैल्यू. जॉन डन की तो वैल्यू मॉडर्न पोइट्स जितने भी हैं, टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड, इन्होंने रिकग्नाइज की है. जिसको डिजर्व करते थे तो मॉडर्न टाइम्स में इनको 20th सेंचुरी में मिली रिकग्निशन. The very famous line, it's better to have loved and lost than never to have loved at all, is from a Tennyson poem called In Memoriam, A.H.H. The above line is often mistaken as a line of Shakespeare's. आमतौर पे गलती से इस लाइन को शेक्सपियर की लाइन माना जाता है, पर ये टेनिसन ने अपने फ्रेंड की डेथ पे लिखी थी. डेथ के बाद इन मेमोरियम पोएम का नाम है. इन मेमोरियम, A.H.H. इज द फुल नेम, और लॉर्ड टेनिसन लाइन्स हैं, पोएम है. और नेक्स्ट ये 8th क्वेश्चन चल गया हमारा. इन मेमोरियम A.H.H. वाज रिटन बाय टेनिसन टू कमेमोरेट. कमेमोरेट करना क्या होता है? याद में लिखना. ए वेरी क्लोज फ्रेंड हु वाज डेड. टेनिसन के मित्र जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, ही रोट दिस लाइन इन मेमोरी ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड हु वाज डेड. इसके बारे में. और द सिंपल इनोसेंट फार्मर्स के बारे में, या पैट्रियोट किसी देशभक्त के बारे में, या नेशनल लीडर के बारे में. आंसर इज ऑलमोस्ट क्लियर टू यू. इट वाज written in memory of a very close friend who was dead. I have done, and this poem took 17 years for publication, and it was started in 1833 and continued up to 1850. It took 17 years for publication, and it was published in 133 cantos, and it expresses Alfred Lord Tennyson's deep grief at the death of his close friend Arthur Henry Hallam. 9th question. Who wrote the poem Break, Break, Break? Elizabeth Jennings, Elizabeth Barrett Browning, or Robert Browning, or Stephen Spender? 4 options are given to you. Elizabeth Jennings, Elizabeth Barrett Browning, Robert Browning, Stephen Spender. Yes, tell me the answer. Break, break, break. Okay, Tennyson. It was written by Alfred Lord Tennyson. Break, break, break is a poem by Alfred Lord. Right? It was written during early 1835 and published in 1842. The poem is an elegy that describes Tennyson's feelings of loss after Arthur Henry Hallam's death. अपने मित्र की मृत्यु के पश्चात ये अल्फ्रेड टेनिसन, बेरन टेनिसन एक ही बात है, ये बेरन की उपाधि मिली थी इन्हें. He was titled as Baron, तो उन्होंने ही लिखी थी. In memory of his
friend who was dead. Tread softly because you tread on my dreams. किसने लिखी लाइन? W.H. Auden, modern poet. W.B. Yeats, contemporary of Yeats, modern poet. John Donne, 17th century poet. William Shakespeare, 16th century poet, dramatist you can say. And tread softly because you tread on my dreams, written by W.B. Yeats, एक बहुत ही फेमस पोइट हुए हैं इंग्लिश के और नोबेल प्राइज इन्हें मिला था लिटरेचर पे ही. इनके बारे में बता देता हूँ. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज रिसीव्ड द 1923 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. ही रोट द अबव लाइन्स इन हिज पोएम He wishes for the clothes of heaven. ये टाइटल है. This is the title of the poem. He wishes for the clothes of heaven. Let me read the lines. Had I the heavens embroidered clothes enwrought with golden and silver light, the blue and the dim and the dark clothes of night and light and the half light, I would spread the clothes under your feet. But I, being poor, have only my dreams. I have spread my dreams under your feet. Tread softly because you tread on my dreams. Very beautiful lines. Who wrote the famous poem The Charge of Light Brigade? You must have heard about this famous poem written for bravery of 500 poets, 500 soldiers. 500 soldiers ने ये लाइट ब्रिगेड की फाइट की थी. चार्ज अटैक किया था इन्होंने विदाउट द परमिशन ऑफ देयर सीनियर्स. ये किसने लिखी? लॉर्ड बायरन ने लिखी, एस.टी. कॉलरिज ने लिखी, स्पेंसर ने, लॉर्ड टेनिसन ने लिखी. 4 ऑप्शन है और ये लॉर्ड बायरन की पोएम है. और इसके बारे में लेट मी टेल यू समथिंग. द चार्ज ऑफ this was written by Alfred Lord Tennyson. Lord Tennyson की poem है. And have we given the option or not? Lord Tennyson. Yes, we have the option. And celebrates an act of bravery and sacrifice. It was a suicidal cavalry charge during the Crimean War. Crimean War में जो cavalry attack हुआ था उसमें ये चार्ज किया गया था. The attack was executed without the orders from their senior officials. They were just 500 soldiers. Famous line of the famous poem. Two roads diverged in a wood and I took the road less traveled by. Who said this? Who wrote this line? Robert Bridges, Robert Frost, Robert Browning, Robert Shaw. They all Roberts are there. And this line was included in Robert Frost's famous poem, The Road Not Taken. The Road Not Taken ये पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट. उनकी पोएम है द रोड नॉट टेकन. उसमें से ये लाइन दी गई. 13th क्वेश्चन. वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. ये लाइन कोटेबल कोट है. समटाइम्स इट्स कोटेड बाय पीपल when they want to convey the message that they have plenty of things but they cannot use it. And you are to tell who wrote this line. I'll tell you the poem from which this line has been taken. William Wordsworth, John Keats, P.B. Shelley, S.T. Coleridge. All are romantic poets. They are not romantic in the sense which generally people believe in, but they were romantic in certain manner. Their way of writing poetry, and 18th century poetry is called the romantic poetry. And William Wordsworth, S.T. Coleridge, these two poets were senior poets, and the juniors were John Keats, P.B. Shelley and Lord Byron. These were 5 great romantic poets, right? तो किसने कही ये लाइन वाटर वाटर एवरीवेयर? एस.टी. कॉलरिज ने कही थी. पोएम का नाम है द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर. रिटन इन 1977. द स्पीकर इज ए सेलर हु इज स्टक इन सी सराउंडेड बाय सॉल्ट वाटर एंड लॉन्गिंग फॉर वाटर टू ड्रिंक. सेलर की कहानी है जो समुद्र में कहानी सुनाता है. मैरिज पार्टी के कुछ मेंबर्स को किसी को पकड़ लेता है और अपनी कहानी सुनाता है. वो तो बताता है कि किस तरह से सेलर के चारों तरफ पानी था और उसका जहाज अटक गया था बीच में बिकॉज द विंड वाज नॉट फेवरेबल. और पानी की प्यास, गर्म धूप थी, सूरज तप रहा था तो पानी पीने की इच्छा थी बट ही कुड नॉट ड्रिंक सॉल्ट वाटर of the sea. Then he said, water, water everywhere, nor any drop to drink. Season of mists and mellow
fruitfulness, किसकी लाइन है ये? Ode to autumn, ode on Grecian urn, ode to nightingale, ode on indolence. 4 odes have been quoted here, and these all odes are of John Keats. John Keats was a great poet of odes. ऑड्स खूब लिखी इन्होंने, और आपको बता दूं ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट्स। पांचों में सबसे छोटा था, एंड ही वॉज द फर्स्ट टू डाई। मरने में भी पहला था, सबसे पहले मरा, सबसे लास्ट में जन्म हुआ था। ही जस्ट डाइड एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में डेथ हो गई थी इसकी, जॉन कीट्स की। और 26 साल में इन्होंने क्या कमाल का लिखा कि लोग इसमें डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं जॉन कीट्स पे। तो ये ऑड टू ऑटम की लाइन है, सीजन ऑफ मिस्ट, मेलो फ्रूटफुलनेस, स्टार्टिंग लाइंस हैं और ऑटम को डिस्क्राइब करते हैं पोएट। नेक्स्ट लाइन भी ऑड टू ऑटम की ही ले रहे हैं हम, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। पहले तो रिग्रेट करता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, बिकॉज ही इज डिस्क्राइबिंग ऑटम सीजन। ऑटम में क्या क्या चीजें होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं चारों तरफ, और पत्ते गिर रहे होते हैं, टूट के पीले पड़ चुके होते हैं, हर चीज पक रही होती है। तो उसको जिक्र करने के बाद सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग की याद आती है पोइट को, जैसे कोई नॉस्टैल्जिया होता है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। देन द पोइट रिप्लाइज टू हिमसेल्फ, ऑटम हैज इट्स ओन सॉन्ग्स। ऑटम सीजन के भी अपने सॉन्ग्स होते हैं, और आगे फिर वो जिक्र करते हैं। तो ऑड टू ऑटम की ही लाइन है। आगे बढ़ते हैं। पी.बी. शैले फेमस पोम, ये गलत इसमें आंसर आ गया यहाँ पे, ये जॉन कीट्स की थी, ऑड टू ऑटम की। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, किस पोएम की लाइन है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन और पी.बी. शैले। पी.बी. शैले भी रोमांटिक पोएट है, ये लॉर्ड बायरन, इनमें कौन मिसिंग है? एस.टी. कोलरिज। तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये डैफोडिल पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है, उसकी लाइन है, फ्रॉम डैफोडिल्स, फूलों के बारे में लिखी है। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट्स, ये वही पोएम है डैफोडिल जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ टेल्स अस अबाउट हिज मैनर ऑफ राइटिंग पोइट्री। अपने तरीके को भी इस पोएम में बताते हैं वो, कि किस तरीके से वो पोएम लिखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है और डैफोडिल्स की है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोएम माई लास्ट डचेस? माई लास्ट डचेस में स्पीकर कौन है? ड्यूक ऑफ फ्रेरा, फ्रा पेंडोल्फ, द डचेस, तीनों कैरेक्टर हैं इस पोएम में। तो ड्यूक ऑफ फ्रेरा इज द स्पीकर ऑफ माई लास्ट डचेस। फ्रा पेंडोल्फ ये आर्टिस्ट है जो पेंटिंग करने आया था डचेस की। डचेस ये ड्यूक ऑफ फ्रेरा की पत्नी है जिसको इसने मार दिया था पहले ही। हु इज फ्रा पेंडोल्फ इन माई लास्ट डचेस? तो ये पेंटर मॉन्क है। मॉन्क को बुलाया था उसने जानबूझ के, कि मॉन्क, क्योंकि मॉन्क ये इस दुनिया से, मटेरियलिज्म से, दे आर अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म, एंड ही वुड नॉट सी हिज वाइफ डचेस विद द फीलिंग्स विच द ऑर्डिनरी पेंटर में एग्जिबिट। जिन फीलिंग्स के साथ एक आम पेंटर उसकी पत्नी को देख सकता था, तो वो फीलिंग्स पेंटर में नहीं होंगे। देयरफॉर ही हायर्ड ए पेंटर मॉन्क। इंटरलोक्यूटर जो सुन रहा होता है और वो बोलता नहीं है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में रॉबर्ट ब्राउनिंग के उसे कहते हैं। तो आंसर इसका था फ्रा पेंडोल्फ, ये पेंटर मॉन्क था। इसके बारे में, फ्रा पेंडोल्फ इज नॉट ए रियल आर्टिस्ट बट ए फिक्टिशियस क्रिएशन ऑफ ब्राउनिंग एज वाज क्लॉस ऑफ इंसबर्ग, नेम्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। इट्स ऑब्वियस दैट द आर्टिस्ट इज थॉट टू बी फेमस एंड हिज वर्क्स हाईली वैल्यूड। व्हाट इज द नेम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वाइफ? रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी का नाम बताना आपको। एलिजाबेथ जेनिंग्स, एलिजाबेथ जेन, एलिजाबेथ या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। दिस द राइट आंसर। जल्दी करते हैं, हमें फिनिश करना है। 30 मिनट्स से ज्यादा, 40 मिनट्स होने वाले हैं। प्रिंस हैमलेट वाज आल्सो कॉल्ड द टाइटल प्रिंस ऑफ डेनमार्क कहते थे, द प्रिंस ऑफ स्कॉटलैंड या प्रिंस ऑफ आयरलैंड, द प्रिंस ऑफ इटली, ही वॉज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की कहानी है प्रिंस। स्कॉटलैंड तो मैकबेथ कहानी स्कॉटलैंड की है। आगे पोर्फिरिया इज व्हाट? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, अ पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, द नेम ऑफ ए सिटी, अ पोएम बाय टेनिसन। आपको लगेगा कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है, बट इट्स नॉट दैट। पूरा टाइटल पोर्फिरियाज लवर है पोएम का, और ये पोर्फिरिया इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर का नाम है। डिसऑर्डर इस तरह के होते हैं which substances called porphins build up in the body, negatively affecting the skin
or nervous system. After the name of which of the given options did the poet Robert Browning name the woman in his short dramatic monologue Porphyria's Lover? किसके नाम से Porphyria Lover ये रखा गया है? इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम जो है Porphyria's Lover में किस बात की वजह से ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ये सही आंसर है। ये नहीं है ग्रुप ऑफ आइलैंड, हिज ओन ग्रैंड मदर, हिज वाइफ्स ग्रैंड मदर, नो, अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर के नाम से ही Porphyria's Lover पड़ा। What is Elizabeth Barrett Browning best known for? Elizabeth Browning किसके लिए अधिक जानी जाती है? Sonnets from the Portuguese, Aurora Leigh, love for her fellow poet Robert Browning या all the above three? वाकई तीनों बातें उनमें थी। Sonnets from the Portuguese, Aurora Leigh, love for her fellow poet Robert Browning, ये तीनों चीजें इसमें आंसर में। Which of the following poets influenced Robert Browning's poetry most in the beginning? Robert Browning को किस पोइट ने ज्यादा इम्प्रेस किया शुरू में? पीबी शैले ने ज्यादा इम्प्रेस किया, लॉर्ड टेनिसन ने नहीं किया, और विलियम ब्लेक भी नहीं थे, और जॉन कीट्स भी नहीं थे। पीबी शैले इज द राइट आंसर। हु इज द फादर ऑफ ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर? फादर ऑफ ट्रेजेडी, इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं। क्रिस्टोफर मार्लो को इंग्लिश ट्रेजेडी के फादर कहा जाता है, और पोइट्री में चौसर को मानते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो 1564 to 1593 is the father of tragedy in English literature. Aeschylus in Greek literature में है, और Geoffrey Chaucer English poet and ये इन्हें best known for Canterbury Tales. He has been called father of English literature. English poetry कह सकते हैं, father of English poetry. Who is the father of blank verse in English drama? William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson या Thomas King? Christopher Marlowe mastered blank verse, और बाद में विलियम शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का खूब इस्तेमाल किया। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय अर्ल ऑफ सरे इन अबाउट 1540 में ये हुई थी इंट्रोड्यूस। फिर बाद में क्रिस्टोफर मार्लो मास्टर्ड इट। ओके, क्रिस्टोफर मार्लो वाज एन एलिजाबेथन पोएट एंड विलियम शेक्सपियर्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीडिसेसर इन इंग्लिश ड्रामा। ही इज नोटेड एस्पेशली फॉर हिज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्रामेटिक blank verse. In a playwright career that spanned little more than 6 years, Marlowe's achievements were diverse and splendid. Who is the father of essays in English language? Bacon. Francis Bacon is the father of essays. Right, आगे बढ़ते हैं। Who is the writer of the poem The Love Song of Alfred Prufrock? T.S. Eliot is the writer. और from which poem has the following famous line been taken? Do I dare disturb the universe? ये The Love Song of J. Alfred Prufrock, torn personality के बारे में इन्होंने T.S. Eliot ने खूब लिखा है। To be or not to be वाली बात भी यहाँ मेंशन की गई है। Love Song of Do I dare disturb the universe? तो ये इस पोएम के को पढ़िए आप, ये सारी लाइन क्लियर हो जाएगी आपको। और नेम द कैरेक्टर हु अटर्स द फॉलोइंग लाइन डू आई डेयर डिस्टर्ब, किस कैरेक्टर ने कही थी? प्रूफ्रॉक ने कही थी। ये वेस्टलैंड और दूसरी पोइम्स के साथ अच्छी लाइनें हैं टेंशन की। नो मैन एवर गॉट वेरी हाई बाय पुलिंग अदर पीपल डाउन, द इंटेलिजेंट मर्चेंट डज नॉट नॉक हिज कॉम्पिटिटर्स, द सेंसिबल वर्कर डज नॉट नॉक दोज हु वर्क विद हिम, डोंट नॉक योर फ्रेंड्स, don't knock your enemies, don't knock yourself. With this great message I finish up. Thanks for joining. Okay, that's it.